हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण इसके पहले वाली क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो आइए हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारी के सामने की गई स्वीकृति को अस्वीकार्यता के नियम का खुलासा करते हुए उस पर जोर दिया है। पवन कुमार बनाम यूपी, रामकृष्ण मिश्रा बनाम यूपी, इंद्रदयाल बनाम हरियाणा राज्य, दिल्ली प्रशासन बनाम बीसी शुक्ला। तो कौन सा केस हो जाएगा इसमें? इंद्रदयाल वाला केस हो जाएगा। ठीक है, इंद्रदयाल वाले केस में क्या कहा गया कि पुलिस के सामने की गई अपराध संस्वीकृति अस्वीकार्य है, क्योंकि यह विश्वसनीय नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 भी पुलिस अधिकारी से की गई संस्कृति को साबित नहीं किए जाने का उपबंध करती है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप आ जाओ 122 पे। न्यायिक संस्वीकृति शब्द से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? या पुलिस के समक्ष किया जाता है, और फिर क्या कहता है, या किसी प्रलोभन, धमकी या वचन अथवा इसको ऊपर कर लेता हूँ पहले, तब हाँ चलो। प्रलोभन, धमकी, वचन के कारण दिया गया है। और फिर क्या कहता है, किसी भी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष किया गया, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया है। तो क्या हो जाएगा? किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया। मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष की जाती स्वीकृति न्यायिक संस्वीकृति कहलाती है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति धारा 26 में है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है। जब वह जेल में हो, जब वह पुलिस अभिरक्षा में हो, अवैध अभिरक्षा में, न्यायालय में। कब हो? पुलिस अभिरक्षा में। 26 कहता है। फिर क्या कहता है? पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी यदि वह की गई है मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में, पुलिस अधीक्षक की साक्षात उपस्थिति में, चिकित्सा अधिकारी की साक्षात उपस्थिति में, उपयुक्त में से कोई नहीं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जब की जाती है तो सुसंगत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? वह संस्वीकृति अग्राह्य जो अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में न रहते हुए मित्र से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की गई है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की गई। तो इसमें क्या हो जाएगा? पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की गई है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? स्वेच्छापूर्वक की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है जब पुलिस अधिकारी को की गई हो। डंडा अधिकारी जिसे सक्षम अधिकारिता का श्रेय प्राप्त है, गांव के सरपंच को इस प्रार्थना के साथ कि उसे पुलिस ने बचा लिया है, जब किसी तथ्य का प्रकटीकरण नहीं करता है और पुलिस अधिकारी को की गई हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन, डंडा अधिकारी जिसके समक्ष अधिकारिता श्रेय प्राप्त है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है कि वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने पुलिस से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अपने मित्र से की है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। तो कौन सा है ग्राह्य होगा? ये आध्यात्मिक वाला ग्राह्य हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है जो अभियुक्त द्वारा अपनी आत्मा की भलाई उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की जाती, जब पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति धारा 25 के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध साबित न की जाएगी, तथा पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति धारा 26 के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हत्या के मामले में विचारण के दौरान निम्न में से कौन सा साबित किया जा सकेगा? अभियुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान पुलिस अभिरक्षा में किया गया कथन, अन्य मामलों में अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर अपराध कारित करने का प्रयुक्त हथियार बरामदगी,
मृतक शरीर की बरामदगी के पश्चात अभियुक्त द्वारा मृत शरीर को फेंके जाने वाले स्थान पर बाबत कथन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अन्य मामलों में के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर अपराध कारित करने के प्रयुक्त अधिकार। उपयुक्त कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पर आधारित है। हत्या के मामले में विचारण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर अपराध कारित करने में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी साबित की जा सकती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पूर्ण कथन स्वीकार्य है। केवल वही भाग स्वीकार्य है जो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षीकरण से साबित होता है। वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर उपरोक्त दोनों स्वीकार्य है, ए एवं बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल वही भाग स्वीकार्य है जो स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण में से संबंधित हैं। नेक्स्ट आ जाओ। पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। इस नियम का तर्क कारण कथित है। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल, क्वीन इम्प्रेस बनाम लिली मैन, पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट। तो किसमें है, बाबूलाल में है। बाबूलाल में क्या कहा गया है कि न्यायालय द्वारा युक्त नियम तर्क कारण कथित है। नेक्स्ट आ जाओ। पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थाना अधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की है उसने अपने घर के आंगन में रखी। यह सूचना किस सीमा तक साबित की जाएगी, चोरी के अपराध कारित करने की, तिजोरी का ताला खोलने के, तिजोरी का ताला खोलने और चोरी करने का साक्ष्य नष्ट करने, चाबी को घर के आंगन में रखने। तो किसको, चाबी को घर में आंगन में रखने। धारा 27 के अनुसार अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से उतनी जितने भाग पता लगे तथ्यों को साबित की जाएगी। प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त की सूचना चाबी को घर के आंगन में रखना संबंधित तथा चाबी से पता लगाने वाले तथ्य की सीमा तक सूचना साबित की जा सकेगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27 इस अधिनियम की धारा 24, 25, 26 का अपवाद है। तो किसमें, इनायतुल्लाह के मामले, इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र में कहा गया है। इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र में क्या कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27 धारा 24 से 26 तक की सभी धाराओं का अपवाद है। इस वाद में भारतीय संविधान धारा 14 के आधार पर धारा 27 की संवैधानिकता पर बहस हुई। अब आ जाओ पी कोटैया बनाम एम्परर वाले में क्या कहा गया था। के बाद में प्रीवी काउंसिल ने धारा 27 के स्पष्टीकरण किया। पकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर में न्यायमूर्ति एटकन ने संस्वीकृति के संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित किया। यह मृतकालिक कथन से संबंधित निर्देशक वाक्य है। धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अपवाद है उन नियमों का जो केवल धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 24, 25, 26 का। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई या अपराध से संबंधित संबंधित वस्तु और प्राप्त जानकारी व उसके निर्देशन के अनुसार प्राप्त किया जाता है, जिससे अपराध से संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक या उसका शव आदि का भी समावेश होता। उक्त आशय न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। पुल्ली कोटैया के बाद में, कुशल राव के बाद में, सावल दास के राव में, पकला नारायण स्वामी के। तो किसमें, पुल्ली कोटैया के बाद में। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, धारा 27 की संवैधानिकता को वैध ठहराया गया। देवमन उपाध्याय, अहिर राजा, सुब्रमण्यम गौड़, नाथू विरुद्ध। तो किसमें, देवमन उपाध्याय में किस धारा, आर्टिकल 14 के आधार पर चुनौती दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। किस वाद में धारा 27 को न्यायालय की संवैधानिकता को वैध अपने डाले। नाथू बनाम उत्तर प्रदेश, राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट कौन सा है, देवमन उपाध्याय। तो अभी बताया हूँ ये कौन सा हो जाएगा, देवमन उपाध्याय। फिर आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कौन सा है, 138। इसमें क्या कहता है, पुलिस अभिरक्षा में ए बी की हत्या कारित करने के अपराध की संस्वीकृति करते हुए स्वैच्छिक कथन करता है कि उसने अपना अपराध में प्रयुक्त हथियार अपने घर के पीछे छिपाया था। उसकी सूचना
और निशानदेही तथा हथियार बरामद किया गया। उक्त के संदर्भ में विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसा कथन भाग में साक्ष्य में अग्राह्य है। ऐसा कथन वह हिस्सा है जिसके आधार पर अपराध में प्रयुक्त हथियार बरामद होता है। ग्राह्य है और साबित किया जा सकता है। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाओ। धारा 26 के अनुसार पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति साक्ष्य में अग्राह्य है, परंतु धारा 27 के अंतर्गत अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से उतनी जितनी पता लगे तथ्यों से संबंधित हो साबित की जा सकेगी। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 27 के अधीन गिरफ्तारी से पहले वसूली को प्रभावित किया जाए। ऐसी वसूली वैध होगी, अवैध होगी, अनियमित होगी, अनुचित होगी, तो कौन होगी? वैध होगी। धारा 27 में गिरफ्तारी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जाएगी उसके बारे में प्रावधान करती। प्रश्नानुसार गिरफ्तारी से पहले ही वसूली को प्रभावित किया गया, अभी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया, अतः ऐसी वसूली वैध होगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करीब 14 दिन पहले मैं के और मेरे गिरोह के आदमी सूरज ढलने के समय पुलीपद टैंक के किनारे एस और साथियों का इंतजार कर रहे थे। वहां हमने एस और एच को पीट कर मार दिया। बाकी एफ और के और एन वहां से भाग गए। जेड जो कि हमारे दल का था, उसके हाथों पर चोट लगी। उसके हाथ में एक भाला था जो उसने मुझे दिया। मैंने वह भाला और अपना डंडा गांव में वी के रैक में छुपा दिया था। यदि यहाँ आप जाएं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमने यह सब का के उकसाने पे किया था। उपयुक्त लेखांश से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत क्या मान्य होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मान्य होगा? इसमें देखो बड़ा करके पहले क्या मान्य होगा? हम सब क्या बोलते हैं? एच को पीट कर मार दिया। बाकी के एफ के और एन भाग गए। जेड जो कि हमारे दल का था, उसके हाथ में चोट लगी। उसने हाथ पे एक भाला था जो उसने मुझे दे दिया। मैंने भाला और डंडा गांव में बी के रैक में छुपा दिया है। यदि आप आएँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमने यह सब के उकसाने पर किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। धारा 27 के अनुसार अभियुक्त से प्राप्त जानकारी उतनी ही जितना पता लगे तथ्यों से संबंधित साबित की जा सकेगी। प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त की सूचना मैंने वह भाला और डंडा गांव में बी के रैक में छुपा दिया। यदि आप आएँ तो मैं इसे आपको दिखा सकता हूँ, अतः धारा 27 के अंतर्गत मान्य होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित वादों में से किसमें धारा 27 संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिलंघन के आधार पर चुनौती दी गई? स्टेट बैंक ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू, मिर्जा अकबर बनाम किंग इम्प्रेस, स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। तो किसमें? स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू के बाद में। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू के बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाद में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के आधार पर चुनौती दी गई। न्यायालय ने धारा 27 को वैध किया। अनुच्छेद 20(3) के आत्म अभिशंसन से संबंधित मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर का मामला धारा 10 के तथा क्वीन इम्प्रेस बनाम उपलब्ध का धारा 8 से संबंधित है। स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय धारा 27 को धारा 14 आर्टिकल 14 के आधार पर संवैधानिकता को चुनौती दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित वादों में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दिया गया? तो उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय, बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू, इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य, नंदिनी सतपथी बनाम पीएल धामी। तो किसमें कहा गया? उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित वाद में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई है? बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू का वाद, उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय का, नंदिनी सतपथी बनाम पीएल धामी, इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो किसमें कहा गया है? बॉम्बे बनाम काठी कालू। 20(3) बॉम्बे बनाम काठी कालू के वाद में।
बॉम्बे बनाम काठीकालुकावाद के मामले में अब निर्धारित किया गया कि धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान 20(3) के आधार पर चुनौती दी गई है। न्यायालय ने धारा 27 को वैध घोषित किया, जबकि उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय 1807 के मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई है। इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अब लिखित किया कि अधिनियम में धारा 27, धारा 24 से 26 तक की धाराओं का अपवाद है। तो किसमें? इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य में क्या गया? नंदिनी सतपति बनाम पीएल धानी के बाद में क्या गया है? 72 धारा 161 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति शब्द का व्यापक अर्थ है, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति भी आता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को अपने नमूने या लिखावट देने के लिए बाध्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत गवाही देने के लिए विवश करना क्या है? नहीं माना जाएगा। तो इसमें आ जाओ क्या क्या है ऑप्शन है? स्टेट बैंक ऑफ काठीकालू, यूसुफ अली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ यूपी बनाम राम सेवक, रोहित शेखर बनाम नारायण दत्त तिवारी। तो इसमें क्या है? स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठीकालू का। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहता है अभियुक्त से स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? धारा 27 के अंतर्गत। धारा 27 पश्चातवर्ती तथ्यों की पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। यदि अभियुक्त व्यक्ति की जानकारी परिणाम स्वरूप उस तथ्यों का पता लगता है तो तब उसमें उतनी जो व्यक्ति की सूचना के आधार पर ज्ञात है तथ्यों से संबंधित है साबित की जा सकेगी, यदि स्वेच्छा से सहमति से ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट की सूचना प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आ जाओ। प्राप्त हुई है धारा 27 में सुसंगत होगी यदि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य प्रथमतः पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य होते हैं, अस्वैच्छिक सहमति, दबाव के अधीन किए गए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना, ज्ञात तथ्यों में साक्ष्य अधिनियम की सुसंगतता नहीं प्रदान की जा सकती, क्योंकि तब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20(3) तथा 21 का उल्लंघन होंगे। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन 146 पे। 146 क्या कहता है कि इंडियन एविडेंस के पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि सिद्धांत। पश्चातवर्ती तथ्यों की पुष्टि सिद्धांत कहाँ है? धारा 27 में मार देना। फिर आप क्या कहता है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि स्वैच्छिक प्रशासित परख में के पश्चात प्राप्त स्वैच्छिक प्रशासित परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या वस्तु, तो मतलब जिसके बताने पे वस्तु प्राप्त हुई है, तो धारा 27 को के अनुसार स्वीकार सेल्वी बनाम कर्नाटक, श्री मुनियप्पा बनाम तमिलनाडु, सुरेंद्र लाल करैयालाल बनाम महाराष्ट्र, सी मंगेश बनाम कर्नाटक। तो सेल्वी के बाद में क्या अपना है? स्वैच्छिक प्रशासित परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारत स्वीकार की जा सकती है। किसमें? धारा 27। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है? अन्वेषण के एक क्रम में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन किया गया, योजना के अनुसार ही अभिकल्पना को कार्यान्वित किया गया, परंतु हत्या कौन व्यक्ति शामिल था या कथनकर्ता ने अपने स्वयं का कोई संदर्भ नहीं किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस 25 में वर्जित होने के कारण अभियोजक का यह कथन साबित करने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 के से वर्जित न होने के कारण अभियोजक का यह कथन साबित कर सकता है। कथन का मात्र अंश साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत सूचना के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? कथन मात्र का पता चला हो। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ अभी ये पूरा नहीं हुआ। उक्त कथन का भाग कथनकर्ता के विरुद्ध धारा 27 के अधीन साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 पे आ जाओ। द बेसिक आइडिया ऑफ एम्बेडेड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कन्फर्मेशन बाय द सब्सिक्वेंट इवेंट एजेंसी नन ऑफ दिस। तो सब्सिक्वेंट किसमें? इवेंट के पश्चातवर्ती इवेंट पे आधारित है। ये क्या है? धारा 27 किसी पश्चातवर्ती घटना के उत्तर प्रसंग के पुष्टिकरण के सिद्धांत के मूल विकास के रूप में समाहित किया गया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज्ड पर्सन के स्टेटमेंट के आधार पर वेपन को प्राप्त किया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनदर केसेज is also admissible in evidence under section 27 Indian Evidence Act. The statement is true, false, permanently correct। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप, एसटीडी बूथ पर जहां अभियुक्तों ने आपस में बातचीत की थी उससे ली गई सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 में सुसंगत हो गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश व कृपाराम और एस. बहारी बनाम बिहार राज्य के बाद में अबू थागिर बनाम राज्य के मामले में 2000 अबू थागिर का केस हो जाएगा। अबू थागिर के केस में क्या कहा गया माननीय उच्चतम न्यायालय की, एसटीडी बूथ पर जहां अभियुक्त ने आपस में बातचीत की थी उससे ली गई सूचना धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पता चले तथ्यों में शामिल है प्रस्तुत वस्तु व स्थान जहां उस वस्तु को प्रस्तुत किया गया, अभियुक्त के उस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट पे, अरे सॉरी, ने क्या इंडियन एविडेंस की धारा 27 में खोजा गया तथ्य से तात्पर्य है केवल प्रस्तुत किया गया वस्तु, केवल वह स्थान जहां वस्तु प्राप्त की गई, अभियुक्त का उक्त वस्तु या स्थान के बारे में ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति का वस्तु या स्थान के बारे में ज्ञान होना। फिर आ जाओ नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्वीकृति से संबंधित नहीं है कौन सा वाद संस्वीकृति से, कोटैया बनाम किम में उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय काठी कालू है, और एस.सी. वर्गीस बनाम बोपन्ना यही नहीं होगा, एस.सी. वर्गीस कोटैया भी है। एस.सी. वर्गीस बनाम पन्ना संस्वीकृति से संबंधित नहीं, यह वाद विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचना से संबंधित है, विवादित स्थिति के दौरान दी गई संसूचना से संबंधित है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इनटू रिलेटेड टू कन्फेशन, कोटैया बनाम किंग एम्परर, स्टेट ऑफ बनाम देवमन उपाध्याय, स्टेट ऑफ बंगाल बनाम काठी कालू, एम.बी. वर्गीस उनैया, अभी ऊपर यही केस बताया, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति कौन सा इसमें हो जाएगा, कौन सा इसमें हो जाएगा, ये कराई गई संस्वीकृति कौन हो जाएगा इसमें, प्यारेलाल भार्गव, अरे यार सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तीसरे पे ए हो जाएगा। फिर कस्टम अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, पंजाब राज्य बनाम बरकत राम, पंजाब राज्य बनाम बरकत राम। फिर उसके बाद हो जाएगा उसके बाद अभियुक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट, अभियुक्त के अग्नू नागेसिया वाला, अभियुक्त से प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन सा हो जाएगा, अग्नू नागेसिया हो जाएगा। पुलिस हिरासत में दिए गए बयान, तो पुलिस हिरासत में कौन था, काठी कालू हो जाएगा, काठी कालू, डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इसको एक बार फिर पढ़ लो, क्या कहता है, उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति कहाँ, प्यारेलाल भार्गव राजा कस्टम अधिकारी के समक्ष की गई बरकत राम वाला केस है। अभियुक्त की प्रथम सूचना एफआईआर में अग्नू नागेसिया, एफआईआर में संस्वीकृति अग्नू नागेसिया, पुलिस हिरासत में किया काठी कालू वाला वाद हो जाएगा। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य किससे संबंधित है, वैसे तो पलविंदर कौर का कहता है संस्वीकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यहाँ ये मान रहा संस्वीकृति से, पलविंदर कौर बनाम ये संस्वीकृति से संबंधित है, सॉरी ये क्या है, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य संस्वीकृति से संबंधित। इस मामले में प्रीवी काउंसिल ने पकला नारायण स्वामी के में संस्वीकृति की परिभाषा को स्वीकार करके उसका अनुसरण किया। पी.एन. स्वामी वाला वाद मुख्य रूप से किससे था, मृत्युकालीन डी.डी. से था, लेकिन इसमें संस्वीकृति की परिभाषा दी गई थी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति गठित करने के लिए आवश्यक है कि अभिकथन या तो अपराध के रूप में स्वीकार करे या अपराध गठित करने वाले सभी सारवान तथ्यों को स्वीकार करे। उपयुक्त दृष्टि से प्रीवी काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में व्यक्त किया गया,
तो जॉन मैकिंग बनाम अटॉर्नी जनरल, पकना नारायण स्वामी बनाम एम्परर, H.B. गिल बनाम किंग एम्परर, QE बनाम अब्दुल्ला। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तो आप लोगों का पकला नारायण स्वामी का वाद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। किस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह किसी संस्वीकृति को पूर्ण रूप से स्वीकार करे? वह ऐसा नहीं कर सकता कि अभियोगात्मक हिस्से को स्वीकार कर ले और निर्दोषात्मक हिस्से को छोड़ दे। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज, पकना नारायण स्वामी बनाम एम्परर, बीरा इब्राहिम बनाम महाराष्ट्र राज, नाथू सिंह बनाम जगदीश। ये किस में हो जाएगा? इसमें पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज में। नेक्स्ट आ जाओ। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राष्ट्र के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संस्वीकृति में संपूर्ण कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए। संपूर्ण रूप से इनकार न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता कि अभियुक्त के अपराध में फंसाने वाले कथन को स्वीकार कर ले और निर्दोष वाले साबित कथन को छोड़ दे। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा इकबालिया बयान में या तो अपराध के संबंध में पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए या कम से कम काफ़ी हद तक उन सभी तथ्यों को स्वीकृत होनी चाहिए जो अपराध का मूल है? मुबारक अली बनाम राज, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज, मीथू बनाम पंजाब राज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य से। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कि पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्न में से किससे संबंधित? संस्वीकृति से संबंधित, द्वितीयक साक्ष्य से, संस्वीकृति से, विबंधन से। तो किससे? संस्वीकृति से संबंधित है। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के वाद में संस्वीकृति से। इस वाद में पलविंदर कौर बनाम अपने पति की हत्या का आरोप लगाया था, परंतु न्यायालय ने उसे हत्या के आरोप से बरी कर दिया। इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संस्वीकृति में संपूर्ण कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए या संपूर्ण रूप से इनकार न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता कि अभियुक्त के अपराध में फंसाने वाले कथन को स्वीकार कर ले और निर्दोष को साबित करने वाले कथन को छोड़ दे। ये किसमें? पलविंदर कौर वाले मामले में कहा गया। अब नेक्स्ट आ जाओ। केवल स्त्री आंखों के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया गया था। राजस्थान बनाम श्रीमती कनूर देवी का, सहीम राहमी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, KM नामावती बनाम महाराष्ट्र राज्य में, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। तो पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य में। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य में पलविंदर कौर पर अपने पति की हत्या और उसे छुपाने का अभियोग लगाया गया था, किंतु न्यायालय ने उन दोनों आरोपों से उसे बरी कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्ष्य परीक्षण के लिए विलंब कराने या अपने अभियोजन के सिद्धांत को संदेहास्पद नहीं बनाता। अन्वेषण अधिकारी के विलंब से परीक्षण के बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए। ये किसमें कहा? उत्तर प्रदेश बनाम सतीश में, मेधा सिंह बनाम हरियाणा राज्य में, NCT दिल्ली बनाम रविकांत शर्मा में, बालकृष्ण शर्मा बनाम उड़ीसा राज्य में। तो किसमें कहा गया है? ये कहा गया उत्तर प्रदेश बनाम सतीश वाले केस में। उत्तर प्रदेश बनाम सतीश वाले, ये उत्तर प्रदेश बनाम सतीश वाले मामले में कहा गया। नेक्स्ट आ जाओ। संस्वीकृति यदि स्वतंत्र व स्वैच्छिक है तो उसका इतना प्रयोग उसके करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है। संस्वीकृति से अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? D, A गलत है, R सही है। ये क्या कहता है? कोई संस्वीकृति धारा 27 के अधीन तक साबित की जाएगी जहां तक किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है। धारा 29 के अधीन कुछ परिस्थितियों में यह साबित किया जा सकता है। अतः संस्वीकृति स्वैच्छिक होने के बाद भी धारा 25 और 26 के अंतर्गत आती है, तो यह ग्राह्य नहीं है। संस्वीकृति यह सह-अभियुक्तों के विरुद्ध विचार में ली जा सकती है, तब उसका विचारण संस्वीकृति करने वाले अभियुक्त के साथ हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? स्वीकृति का प्रयोग सह प्रतिवादियों के विरुद्ध किया जा सकता है। स्वीकृत करने वाले यह बाध्यकारी हैं, इसका प्रयोग संस्वीकृति करने वालों के पक्ष में भी किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए गलत है और आर सही है। इसमें आ जाओ नेक्स्ट। गुप्त रखने के वचन के अधीन से प्राप्त करने के लिए की गई
की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप इस बात की जानकारी दिए बिना कि संस्वीकृति का साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा सुसंगत है। 24, 25, 27, 28, 29 तो कौन है 29 गुप्त रखने के लिए वो 29 हो जाएगा। गुप्त से याद रखना अंतर्गत ऐसे प्रत्येक साक्ष्य ग्राह्य हैं जो गुप्त रखने के वचन से प्राप्त की गई हो, जहां अभियुक्त नशे में हो, जहां अभियुक्त को संस्वीकृति के बारे में उसके अधिकार को ना बताया गया हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। स्वयं से बात करके संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। अभिनिर्धारित किया गया था निम्नलिखित में से किस संक्रिया बनाम राजस्थान, बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य। तो साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। प्रस्तुत साहू बनाम उत्तर प्रदेश 1966 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि संस्वीकृति का प्रारूप कुछ भी हो सकता है या स्वयं से बात करके भी हो सकता है। इससे किसी अन्य व्यक्ति को सूचित करना आवश्यक नहीं। संक्रिया बनाम राजस्थान के बाद में साक्षिक मूल को धारित किया गया। निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य में संस्वीकृति को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट आ जाओ। जब कोई संस्वीकृति सुसंगत हो तो किन परिस्थितियों में वह असंगत हो जाती है? जब इसे गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत किया गया, जब संस्वीकृति करने वाला शराब के नशे में हो, जब ऐसे प्रश्नों के उत्तर में किया गया जिसका उत्तर देना अभियुक्त के लिए आवश्यक नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या करता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 के अनुसार जब कोई संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत हो तो निम्न परिस्थितियों में से यह असंगत नहीं होगी। जब इसे गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत किया गया था, जब संस्वीकृति करने वाला व्यक्ति शराब के नशे में था तथा ऐसे प्रश्नों का उत्तर में की गई थी और जिसका उत्तर देना अभियुक्त के लिए आवश्यक नहीं था, उसे अभिप्राप्त करने के लिए अभियुक्त से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह संस्वीकृति करने के लिए अबाध्य था, नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? जब अभियुक्त की संस्वीकृति दंड प्रक्रिया की धारा 164 के रीति से रिकॉर्ड नहीं की गई हो, वहाँ मजिस्ट्रेट मौखिक साक्ष्य से यह सिद्ध करने के लिए कि इस प्रकार की संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है, किसमें अब निर्धारित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा वाले में, इसी बाद में किया गया था। तो इसको पढ़ लो। इसमें क्या है? न्यायालय के समक्ष की गई संस्वीकृति दंड प्रक्रिया संहिता 164 के 3 के नियमों का अनुसरण करना पड़ता। उत्तर प्रदेश बनाम सिंघाड़ा सिंह के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह धारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 के अधीन है। सुसंगत उपबंध संस्वीकृति लिखने से पहले मजिस्ट्रेट को चाहिए कि अभियुक्त को चेतावनी दे दे कि वह संस्वीकृति करने हेतु बाध्य नहीं है। यदि वह संस्वीकृति करता है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त होगी। न्यायिकता संस्वीकृति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया? धारा 163 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 29 एविडेंस में, 281 CRPC में, धारा 30 साक्ष्य अधिनियम में। तो किस में किया गया है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 में किया गया है। क्या न्यायिकता संस्वीकृति का तात्पर्य ऐसे संस्वीकृति से जो न्यायालय के बाहर किसी व्यक्ति से की गई ऐसी संस्वीकृतियों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 के नियम प्रभावी होते हैं, जिससे उपबंध किया गया कि अन्यथा सुसंगत संस्वीकृतियों को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत नहीं माना जाएगा। धारा 30 के अंतर्गत अभियुक्तों की संस्वीकृति से संबंधित दंड प्रक्रिया की धारा 163 स्वीकृति प्राप्त किए जाने में उत्प्रेरणा न दिए जाने से संबंधित, धारा 281 अभियुक्त की परीक्षा के अभिलेख बनाए जाने से संबंधित है। सॉरी, अब आ जाओ। न्यायिकता संस्वीकृति व संस्वीकृति जो की जाती है न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायालय द्वारा, चिकित्सक के समक्ष, मित्र के समक्ष, चिकित्सक के समक्ष या मित्र के समक्ष, दोनों चिकित्सक और मित्र के समक्ष। न्यायिकता संस्वीकृति से तात्पर्य ऐसे संस्वीकृति जो न्यायालय से बाहर किसी व्यक्ति से की गई या संस्वीकृति चिकित्सक एवं मित्र के समक्ष की जाती है। न्यायिकता संस्वीकृति यदि वह स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है। न्यायिकता संस्वीकृति साक्ष्य का एक कमजोर साक्ष्य है। AR दोनों सही है, AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या करता है। क्या कहता है? कथन कारण दोनों सही है, क्योंकि न्यायिकता संस्वीकृति साक्ष्य का कमजोर सूत्र है। यदि वह स्वैच्छिक हो तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त
से संस्वीकृति सहाभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। अनुचित साक्ष्य के रूप में केवल संपोषक साक्ष्य के, सारभूत साक्ष्य के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में सहाभियुक्त की संस्वीकृति से संबंधित इस धारा के अनुसार जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण किया जाता है तब उनमें से कोई भी एक सहाभियुक्त अपने दोष संस्वीकृति कर अपने अन्य साथियों के विरुद्ध साक्ष्य होता है। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अनुसार सहाभियुक्तों के विरुद्ध केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त होगा, सारभूत साक्ष्य के रूप में नहीं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे सहाभियुक्त के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अधीन सुसंगत? धारा 26, धारा 27, धारा 30, धारा 29। तो किस धारा के तहत होगा सुसंगत? धारा 30 के। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अभियुक्त का द्वारा की गई संस्वीकृति केवल उसके विरुद्ध सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 के निम्न में से किस नियम का अपवाद? धारा 23, धारा 25, धारा 28, धारा 30। तो किसका? धारा 30 का अपवाद है। इसका डिटेल पढ़ लो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अनुसार जब एक से अधिक व्यक्ति का एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारण किया जाता उनमें से कोई सहाभियुक्त अपने दोष की संस्वीकृति कर अपने अन्य साथियों के विरुद्ध साक्ष्य देता है तो ऐसी संस्वीकृति सहाभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होगी, परंतु प्रश्नानुसार अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति केवल उसके विरुद्ध सुसंगत होती है। अतः इस नियम का अपवाद धारा 30 में किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक अभियुक्त की संस्वीकृति सहाभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगी यदि वे एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं, यदि वे अलग अलग अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं, यदि वे एक ही अपराध के लिए विचारित हैं परंतु संयुक्त रूप से नहीं, यदि वे अलग अलग अपराधों के लिए विचारित हैं संयुक्त रूप से नहीं। तो इसमें क्या होगा? यदि वे एक ही रूप से संयुक्त रूप से विचारित हैं। धारा 30 क्या कहते हैं? धारा 30 में संयुक्त रूप से विचारित अभियुक्त की संस्वीकृति से संबंधित है एक साथ ट्रायल हो, एक साथ उनका विचारण चल रहा हो। आवश्यक तत्व संयुक्त रूप से उनका ट्रायल चल रहा हो, एक ही अपराध के लिए सेम ऑफेंस के लिए सहाभियुक्त की कथन की संस्वीकृति हो तथा अपराध में फंसाने के समान प्रवृत्ति रखता हो। इस प्रकार प्रश्नानुसार एक अभियुक्त की संस्वीकृति सहाभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है यदि वे एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि इंडियन एविडेंस की कौन सी धारा न्यायालय में साबित संस्वीकृति को उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकती है? तो किसमें बताया गया? धारा 30 में बताया गया। नेक्स्ट आ जाओ। का और खा और गा की हत्या के लिए संयुक्त रूप से क्या करता है? विचारण किया गया। विचारण के दौरान का ने कहा कि खा और मैंने गा की हत्या की है। खा के विरुद्ध इस साक्ष्य की प्रकृति कैसी है? सारभूत साक्ष्य है, संपोषक साक्ष्य है, अनुसूत साक्ष्य है, प्रत्यक्ष साक्ष्य है। तो कैसा है? संपोषक साक्ष्य है। इसकी डिटेल पढ़ लो। इसका डिटेल क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में सहाभियुक्त की संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है, परंतु धारा 30 सहाभियुक्त की संस्वीकृति के साक्ष्यिक मूल्य के बारे में मौन है। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सहाभियुक्त की संस्वीकृति सारभूत साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? का और खा संयुक्त रूप से विचारण गा की हत्या के अपराध में किया गया। यह सिद्ध हुआ कि का ने यह संस्वीकृति की मैंने तथा का ने गा की हत्या की। का की यह संस्वीकृति पूर्णतया असंगत है कि न्यायालय इस संस्वीकृति को खा के विरुद्ध विचार में ले सकता है। यह संस्वीकृति केवल का के विरुद्ध ही विचार में ली जा सकती है। खा के विरुद्ध साक्ष्य में केवल उसी स्थिति में ग्राह्य होगी जबकि उसे मजिस्ट्रेट के साथ साथ उपस्थिति में किया गया। तो क्या हो जाएगा? न्यायालय की इस संस्वीकृति को खा के विरुद्ध विचार में ले सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन न्यायालय इस संस्वीकृति को खा के विरुद्ध विचार में ले सकता है। ये किस पे? दृष्टांत का धारा 30 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है कि का की हत्या के लिए खा का विचारण हो रहा है। गा ने कथन किया कि खा तथा गा ने मिलकर का की हत्या की थी। न्यायालय खा ने कथन किया कि खा तथा गा ने मिलकर का की हत्या की थी। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? तो अब आ जाओ। खा की अपराध की स्वीकृति पर उसके बारे में विचार किया जा सकता है।
खा की अपराध की स्वीकृति के पश्चात गा के विरुद्ध विचारण में विचार किया जा सकता है। गा के अपराध की स्वीकृति खा के विरुद्ध विचारण में प्रयोग किया जा सकता है। गा की अपराध की स्वीकृति गा के विरुद्ध विचारण में किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। गा के अपराध की स्वीकृति खा के विरुद्ध विचारण में विचार किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 30 के अनुसार गा के अपराध की स्वीकृति खा के विचारण में नहीं किया जा सकता, क्योंकि गा और खा संयुक्त रूप से विचारित नहीं है। नेक्स्ट क्या है? गा की हत्या करने के लिए खा का विचारण हो रहा है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य कि गा की हत्या का और खा द्वारा की गई थी। खा ने कहा था कि का और मैंने गा की हत्या की थी। खा के इस कथन से संबंधित कौन सा कथन विचार में नहीं लेगा? साबित संस्वीकृति है। का के विरुद्ध निश्चायक सबूत, इसमें से कुछ नहीं। तो इसमें कौन है? विचार में नहीं लेगा। इसमें कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा, विचार में नहीं लेगा। कौन हो जाएगा? विचार में नहीं लेगा। प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 3 के दृष्टांत खा पर है, जिसके अनुसार क्या है? जिसके अनुसार गा की हत्या करने के लिए खा का विचारण हो रहा है। यह दर्शित करने के लिए कि साक्ष्य गा की हत्या का और खा के द्वारा की गई थी, और यह कि खा ने कहा था कि का और मैंने गा की हत्या की थी। इस कथन को न्यायालय में का के विरुद्ध विचारार्थ नहीं ले सकता, क्योंकि खा संयुक्त रूप से विचारित नहीं हो रहा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया था कि अभियुक्त संस्वीकृति बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इस प्रकार की संस्वीकृति दोष सिद्ध का आधार नहीं बन सकती? नाथू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, राम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश। तो इसमें कौन सा? कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? अभियुक्त की संस्वीकृति एक कमजोर साक्ष्य तथा ऐसे संस्वीकृति दोष सिद्ध का आधार नहीं बन सकती। यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय कश्मीरा सिंह के मामले में बताया। नाथूराम बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय उपरोक्त वाद में दिए गए निर्णय का अनुसरण किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। कुछ मामलों में स्वीकृतियां संपोषक हैं, सभी मामलों में न्यायिकता संस्वीकृतियां संपोषक होनी चाहिए। तो इसमें ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या बताया? स्वीकृति का संपोषक कुछ मामलों में आवश्यक होता है। यह कथन सत्य है, साथ ही यह कथन न्यायिकता संस्वीकृति के रूप में है, तो सभी मामलों में संपोषक आवश्यक है। इस प्रकार दोनों कथन ए और आर दोनों सही है। A confession which is firstly made by the accused but after the some time goes back and deny it is called the extrajudicial confession. Judicial confession, retracted confession, terminated, तो retracted confession हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है? जब अभियुक्त किसी अपराध के संबंध में संस्वीकृति कर लेता और बाद में उससे मुकर जाता तो उसे मुकरी हुई संस्वीकृति कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। किसी षड्यंत्रकारी द्वारा की गई संस्वीकृति जो अन्य सदस्यों को शामिल करती है, वह संस्वीकृति उन षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध सुसंगत होगी जो संयुक्त रूप से विचारित है। यह संस्वीकृति धारा 8, धारा 10, धारा 30, धारा 36, तो धारा 30 में सुसंगत है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 मुकरी हुई संस्वीकृति का कोई महत्व नहीं, अकेले दोष सिद्ध के लिए प्राप्त है। यह विश्वास किया जा सकता है, किंतु न्यायालय द्वारा इसे अन्य साक्ष्यों द्वारा संपुष्टि करना आवश्यक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ लो। क्या कहता है ये? कहता है मुकरी हुई संस्वीकृति साक्षिक मूल के संबंध में साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में निष्कर्षित किया कि मुकरी गई संस्वीकृति मात्र इसलिए महत्वहीन नहीं हो जाएगी कि अभियुक्त अपनी संस्वीकृति से मुकर गया। यदि पूर्वोक्त संस्वीकृति स्वतंत्र तथा अन्य साक्ष्यों से संपुष्टि होती थी तो उसे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करते हुए अभियुक्त दोष सिद्ध किया जा सकता। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Provisions of Indian Evidence Act, admission and confession have the same meaning. Admission and confession have the different meaning. Admission are a matter of criminal trial. Confession are a matter of civil trial. तो क्या है? Admission and confession have the different meaning.
इसमें क्या स्वीकृति वह मौखिक दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है। इसके संबंध में धारा 17 से 23 तक में दिया। संस्वीकृति का एक ऐसा कथन है जिसके बारे में अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है या कम से कम अपराध से संबंधित करीब करीब सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया। इससे संबंधित धारा 24 से 30 तक में दिया गया। यद्यपि संस्वीकृति का अधिनियम में पृथक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, स्वीकृति और संस्वीकृति। अंशुत साक्ष्य का अपवाद अंशुत साक्ष्य के भाग है, सुसंगत साक्ष्य है, सबूत पर साक्ष्य में सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये अंशुत साक्ष्य का भाग नहीं है, अपवाद है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट पेज है आज का। क्या कहता है, स्वीकृति और संस्वीकृति अंशुत साक्ष्य के अपवाद हैं, सुसंगत साक्ष्य हैं, सबूत के पार साक्ष्य में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि स्वीकृति और संस्वीकृति का के विषय को सत्य नहीं अंशुत साक्ष्य के भाग हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि आ और बा को सा की हत्या के लिए संयुक्त रूप से विचारित किया जाता है या अकथित रूप से षड्यंत्र के अनुसरण में की गई हत्या दीर्घकालिक पश्चात के अधोलिखित बाकी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है। धारा 10 के अंतर्गत साक्ष्य में, धारा 30 के अंतर्गत, धारा 10 और से लेके 10 एवं 30 में ग्राह्य है। तो किसमें 10 एवं 30 दोनों में है। देखो इसका डिटेल पढ़ लो। इसका डिटेल क्या कहता है, संयुक्त रूप से विचारण के मामले में संस्वीकृति की सुसंगत तथ्य षड्यंत्र के अनुसरण में की गई हत्या के मामले में संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 और धारा 10 में सुसंगत है या ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य होगी। तो स्वीकृति तथा निश्चायक साक्ष्य नहीं है, लेकिन यह वह प्रभाव रखेगा प्रांगणाय का, विबंध का, रेस्डेस्टे का, इनमें से सभी। तो किसका, स्टॉपेल का काम करता है। धारा 31 के अनुसार स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं किंतु यह विबंध कर सकती हैं, अर्थात विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित इनमें से किस मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत किया गया कथन जो मर चुके हैं, जो व्यक्ति साक्ष्य देने के असमर्थ हैं, जो व्यक्ति के जिनकी हाजिरी विलंब या व्यय के बिना उपात्त नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सभी कथन सही हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, सभी कथन सही हो जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 32 के अनुसार सुसंगत तथ्यों के लिए लिखित मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जो मर गया, मिल नहीं सकता या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया, ऐसा कथन धारा 32 से लेकर 1 से 8 तक की परिस्थितियों में सुसंगत घोषित किया गया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु से के बाद मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रमाणित किया जाता है। उस व्यक्ति द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 61 के दंड प्रक्रिया के अंतर्गत उस व्यक्ति का पुलिस द्वारा लेख कथन, उस व्यक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध कथन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मृत्युकालिक घोषणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया, 32(4), 32(1), तो किसमें 32(1) में दिया है। नेक्स्ट आ जाओ। मृत्युकालिक कथन की सुसंगतता के बारे में भारतीय न्यायालय में आधुनिक विचार यह है कि यह धारा 164 दंड प्रक्रिया के अधीन किया गया मजिस्ट्रेट से अभिलिखित की जा सकती है, या धारा 162 दंड प्रक्रिया से पुलिस के सामने अभिलिखित होनी चाहिए, या साक्ष्य की संपुष्टि होनी चाहिए। धारा 164 दंड प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित तथा अन्य साक्ष्यों से संपुष्टि या अन्य साक्ष्यों से क्या होनी चाहिए, संपुष्टि होनी चाहिए। तो इसको पढ़ लो डिटेल में। मृत्युकालिक कथन को सुसंगत तभी माना जा सकता है जब वह अन्य साक्ष्यों से संपुष्टि हो। इस सामान्य नियम को उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्थापित किया, किंतु यह सर्वमान्य सुस्थापित नियम नहीं। मुत्तु कुटैया बनाम AIR 2006। अब नेक्स्ट आ जाओ। मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। यह एक ऐसा कथन करने वाले की मृत्यु के कारण से संबंधित होनी चाहिए, या कि कथन करने वाले व्यक्ति की उसकी मृत्यु से प्रत्याशंका हो, या कि ऐसा कथन उस व्यवहार की किसी परिस्थितियों के बारे में किया गया हो जिससे मृत्यु हुई। उपरोक्त में से सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह कि यह कथन करने वाले व्यक्ति को उसकी मृत्यु की प्रत्याशंका थी। ये तो आज का इतना समाप्त हो गया। अब अगले टर्म में नेक्स्ट पार्ट में और लेके आएंगे हम। ओके, ठीक है, थैंक यू।